अभी जो हम करने के लिए जा रहे थे, जो हमारे पास टॉपिक है वो इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड था। हमने प्रिंटफ के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स देखे थे। प्रिंटफ हमने देखा था कि ये आउटपुट के लिए एक रिजर्व्ड फंक्शन है, और ये एक ऐसा फंक्शन है प्रिंटफ का जिस फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए, जैसे कि आपने ये हेलो वर्ल्ड लिखा, और मैंने आपको बताया था कि हेलो वर्ल्ड में जो ये हेलो वर्ल्ड है इसे हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। ये हम कई दफ़ा देख चुके हैं और मैंने आपको बताया भी है। तो ये कोटेशंस के अंदर लिखा जाता है। तो ये आपके पास आउटपुट, इसका आंसर जो होगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो, क्योंकि कोटेशन में जो चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज एग्जीक्यूट होकर रिजल्ट देती है। अब यहाँ पे देखें, आप कोटेशन के अंदर क्या लिख रहे हैं, आई एम अपर केस, यानी कि जो आप लिख रहे हैं ये एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ आ जाएगा, एंड दिस इज लोअर केस। जिसका मतलब क्या है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो द सेम आउटपुट इज गोइंग टू बी अपीयर्ड ऑन टू द स्क्रीन के ऊपर। आपके पास एक ही जैसा सेम आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्टेप आता है जिसको हम स्टडी करते हैं, वो आपके पास आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले हमने एक और चीज़ देखी थी, वो ये देखी थी कि इसके अंदर कुछ क्या होते हैं, देखिए ये दिए हुए हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अगली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, एस्केप सीक्वेंस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को, जिसे मैंने कहा था कि जब आप किसी चीज़ को टाइप कर रहे होते हैं तो आपको ड्यूरिंग टाइपिंग अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे आना है तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, इसके एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंस की खास पहचान क्या होती है कि इट स्टार्ट्स विद बैक स्लैश। जब आप बैक स्लैश डालेंगे तो ये बैक स्लैश जो होता है ये कहलाता है स्विच। इसको हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। यानी कि जब भी आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग में बैक स्लैश आता था तो आपका कंपाइलर ये समझता है कि इसको प्रिंट नहीं करना, बल्कि कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये कह रहा। अब आप जानते हैं कि स्लैश आर लिखते थे, स्लैश एन लिखते थे, स्लैश बी लिखते थे। स्लैश एन का मतलब क्या है, न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा, एंटर प्रेस कर दिया जाएगा। स्लैश आर जो था वो बिगिनिंग ऑफ द सेम लाइन, और स्लैश बी किसके लिए होता था, स्पेसेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से लिखा है ये। सर वो टी नहीं होता, स्लैश टी होता है सर, वो स्लैश टी जो होता है वो 6 नहीं होता, 8 होता है, 8 स्पेसेस होती हैं। ये चेंज करते हैं। ये कितनी स्पेसेस होती हैं, 8। चेंज कर लीजिए इसे। काउंट ऑफ स्पेसेस कितनी होती है इसमें, 8 होती है, जो टैब में आती है। सर बी में बी जो होता है वो 1, बी किसके लिए इस्तेमाल होता था, एक नहीं रिमूव नहीं, टू मूव बैक। इसमें लिखा हुआ है रिमूव प्रीवियस कैरेक्टर, लेकिन प्रीवियस कैरेक्टर को रिमूव नहीं करता। आपका कर्सर जो है ना उसको डिफरेंट लोकेशन पे मूव करेगा। मूव बैक, एक कैरेक्टर बैक मूव करने के लिए जो कर्सर है ना उसको पीछे लेके आ जाएगा, कैरेक्टर को रिमूव नहीं करेगा। इसमें इन्होंने ब्लिंक हो रहा होगा वहां पे उस लोकेशन पे। अब वट एवर यू आर राइटिंग और टाइपिंग दैट इज गोइंग टू बी ओवरराइट ऑन दैट कैरेक्टर, तो वो रिमूव होगा। समझ रहे हैं? तो अब आपके पास ये डिफरेंट थे। इसके अलावा अगर मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कोटेशन डालना है तो बैक स्लैश के जरिए कोटेशन, मसलन देखो यहां पे ये लिखा हुआ है इन्होंने, माय नेम इज अली। देखिए जब ये चीज प्रिंट होने के लिए जाएगी, आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, अब क्लियर है? अच्छा देखिए इसको मैं जैसे रीड कर रहा हूं ना, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं, जब भी एक्सप्रेशन या कोई भी प्रोग्राम रीड करेंगे आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। तो अपनी आदत डालिए कि क्वेश्चन को रीड करने का मेथड क्या होता है। तो देखिए कोटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे एंड हो रहा है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग कोटेशन आ गए, यानी कि ये स्ट्रिंग वाले कोटेशन। अब इसके दरमियान में लिखा है पहले एम वाई, माई, तो यहां पे क्या लिखा हुआ आएगा, माई लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे।
फिर स्पेस आएगी, ये स्पेस आ गई, फिर लिखाएगा नेम, तो देखिए जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आउटपुट तो नेम लिखा हुआ आ जाएगा, फिर स्पेस के साथ इस आएगा, इस लिखा हुआ आ गया, फिर इसके बाद एक स्पेस आएगी, ये स्पेस भी आ गई स्पेस। अब जैसे ही इसमें बैक स्लैश आएगा ये वाला कैरेक्टर, तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इसको ऐसा स्विच लेके एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बैक स्लैश के बाद क्या है, कोटेशन। अगर मैंने बैक स्लैश के साथ कोटेशन लिख दी तो इसका मतलब क्या है, वी वांट टू प्रिंट दिस कोटेशन। कोटेशन डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती, कोटेशन या बैक स्लैश के दोनों चीजें जो होती हैं वो बैक स्लैश के साथ ही प्रिंट होती हैं। तो देखो आपने लिखा बैक स्लैश कोटेशन, इसका मतलब क्या है कि अब कोटेशन स्क्रीन के ऊपर क्या होंगी, प्रिंट। अगर मैं ये बैक स्लैश नहीं डालता तो ये ओपनिंग हो जाती है और ये वाली कोटेशन क्या बन जाती है, क्लोजिंग बन जाती, तो गलत हो जाता। मुझे कोटेशन क्लोज नहीं करना है, मुझे कोटेशन अपने अली जो लिख रहा हूं उसके इर्द गिर्द लगाना है। तो इफ वी वांट टू प्रिंट कोटेशन तो वी विल प्रिंट इट इन सच अ वे कि बैक स्लैश और कोटेशन। तो देखिए ये बैक स्लैश कोटेशन का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट होगा, कोटेशन। बैक स्लैश का मतलब क्या है, कोटेशन प्रिंट कर दो। अगर हम स्लैश डाल दें, कॉमा ना डालें तो भाई नहीं, खाली अकेला स्लैश डाल। स्लैश तो मुझे एक बात ये बताओ कि अगर अकेला स्लैश डालोगे तो स्लैश के साथ वो आगे क्या ढूंढेगा, स्विच है ना ये, तो आगे ऑपरेटर ढूंढेगा कि क्या है। तो अब तुमने जब ऑपरेटर दिया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑपरेशन ही कोई भी हो। सर स्लैश अगर हमने डालना हो ऐसे फिर सिंपल खाली, तो फिर तुम्हें 2 स्लैश डालने होंगे ऐसे। ये वाला स्लैश जो है ये एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, यानी कि एज अ स्विच इस्तेमाल होगा, और दूसरा एज अ प्रिंटिंग इस्तेमाल होगा, डबल स्लैश आ जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि फॉरवर्ड स्लैश ए, फिर इसके बाद क्या आएगा, अली लिखा हुआ, उसके बाद मुझे फिर कोटेशन देना है। तो देखिए दोबारा से बैक स्लैश कोटेशन दिया तो ये कोटेशन आ गई, और फिर ये वाली कोटेशन क्लोजिंग कोटेशन हो गई। तो जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये ऐसे प्रिंट आ जाएगा। हाँ भाई समझ, जो इतनी ज्यादा कोटेशन दी हुई है अली के आगे, पीछे तो सर कम आ रही है, आगे प्रिंट करते हैं, माय नेम इज अली। देखें यही मैं आपको समझा रहा हूं कि अली के लिए जब हम कोटेशंस प्रिंट करने जाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर कोटेशन का मतलब ये होता है कोटेशन ओपन या क्लोज होना, प्रिंट नहीं करती कोटेशन। अगर मैंने कोटेशन लिखा कोटेशन ओपन तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग कोटेशन ओपन, वो नहीं है। मैं कहूंगा कोटेशन क्लोज तो स्ट्रिंग कोटेशन क्लोज। लेकिन अगर मुझे कोटेशन ओपन कर चुका हूं मैं, अब जो मैं चीज लिख रहा हूं उसमें कोटेशन डालनी है तो क्या करूंगा, तो फिर तुम्हें वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, स्लैश लगाना पड़ेगा। स्लैश लगा के तुम कोटेशन लाओ। अब यहां पे देखो, यहां पे ये वाली चीज जो है, ये वाली कोटेशन और ये वाली कोटेशन प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि ये वाली कोटेशन कौन सी कोटेशन है, क्लोजिंग कोटेशन, और ये वाली कोटेशन कौन सी है, ओपनिंग कोटेशन। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसको आप प्रिंट करेंगे, ये आएगा। देखिए इज एन एस्केप, इसको भी हम क्या कहेंगे, एस्केप सीक्वेंस के तौर पर इस्तेमाल। एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हर वो चीज जो कि स्लैश के साथ लिखी जाएगी दैट इज सेड टू बी अ एस्केप सीक्वेंस। अब जरा देखें भाई, ये क्या कहलाएगी, एस्केप सीक्वेंस। printf टू डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब जरा देखें कोटेशन को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ एस्केप। अब देखिए एस्केप सीक्वेंस बैक स्लैश से आती है। अब इन्होंने बहुत सारी, बताइए अगर मैं बैक स्लैश सिंगल कोटेशन देता हूं, यानी कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और बैक स्लैश, ये तीनों चीजें स्विचेस के साथ प्रिंट होती हैं, ये याद रखें। तो देखिए डिस्प्ले कोटेशन सिंगल, अगर डबल दूंगा तो डिस्प्ले डबल, और डिस्प्ले बैक स्लैश करना होगा तो भी मुझे डबल बैक स्लैश करना, मसलन बैक स्लैश प्रिंट होगा। अगर मैंने बैक स्लैश बी लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, एक कैरेक्टर आप क्या कर जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, बैक पे आ जाएंगे। अब जरा देखें, यहां पे आप लिख रहे हैं प्रिंट एफ, पहले एम आया, एम प्रिंट हुआ, कर्सर कहां ब्लिंक करने लगा, आगे ब्लिंक करने लगा, फिर वाई आया तो वाई प्रिंट हो गया, फिर कर्सर यहां ब्लिंक करने लगा, फिर स्पेस आई तो स्पेस देके कर्सर इधर आ गया, फिर एन आया तो इस जगह पे एन प्रिंट हुआ, कर्सर आगे चला गया। समझ रहे हैं? और करते 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 कहां तक, लाहौर के बाद ये फुल स्टॉप, देख रहे हैं ये फुल स्टॉप है, उसके बाद एक स्पेस है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्पेस, कर्सर यहाँ पे आया होगा, एक स्पेस होगा, स्पेस आई पहले, उसके बाद स्विच आया बैक स्लैश, और एन का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या चीज प्रेस हुआ, एंटर। इसका मतलब क्या है कि कर्सर कहाँ ब्लिंक करने लगेगा। अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो कर्सर ब्लिंक करता रहता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हैं? हाँ भाई मुश्किल हो रही है, समझ में आ रहा है ना? अब आप देखिए, अब मैंने लिखा आई,
तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट लाइन पे जिस लोकेशन पे कर्सर मौजूद होगा वहीं पे प्रिंटिंग होगी। अगर मैं इस आई से पहले स्लैश टी दे देता तो क्या होगा? सर वो स्पेस आ जाता, नेक्स्ट लाइन के ऊपर 8 स्पेस आगे चले जाते फिर हैं और फिर आई लव यू लिखा हुआ। तो जो भी आपने लिखा होगा वो वहां पे डिस्प्ले है। हाँ सर ये दोनों प्रिंट आपको लिखा हुआ एक ही प्रिंट तो लिख सकते हैं। मैं एक ही प्रिंट के अंदर मैं देखें इस पूरी स्टेटमेंट को सुने भाई, मैं इस पूरी स्टेटमेंट को कहाँ गया ये है ना, अगर मैं इसको अगर आई भी लिख लेते यहां पे मैं देखें ऐसे करता, मैं इस पूरी स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख देता तो मैं ऐसे लिखता ना कि मैं इसको हटाता यहां से, ये कोटेशन अभी क्लोज नहीं की है मैंने, और फिर मैं इसी से कंटिन्यू करता स्लैश एन, फिर यहां पे लिखता आई लिव इन लाहौर, ठीक है, और फिर यहां पर मैं इसको क्लोज करता और क्लोज करने के बाद यहां पे फुल स्टॉप डाल के इसको बंद करके यूं कर देता। इसका आउटपुट और इन दोनों का आउटपुट क्या रहता? सेम। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि जब मैंने ऊपर वाले हिस्से में लिखा तो एक ही लाइन लिखी, लेकिन उस एक लाइन में स्लैश एन मुझे ये बता रहा था कि अगली चीज अगली लाइन पर। अब बताओ ये वाली जो दो लाइनें लिखी हैं, इन दोनों लाइनों के प्रोग्राम में जो दोनों लाइनें लिखी हैं, इनको देख के ये लग रहा है ना कि ये तो अलग अलग प्रिंट होनी चाहिए, है ना? और तुम्हारे पास ये दोनों अलग अलग प्रिंट हो रही है क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? एन। अगर मैं इस लाइन के ऊपर यहां से इसको रिमूव करता और ये स्लैश एन हटा देता है, यहां पर ये वाला जो स्लैश एन है इसको रिमूव कर देता, आई बी लिखते हैं यहां पे हटा देता, कुछ नहीं, तो अब ये पूरे का पूरा क्या होगा? समझ रहे? ये वाली देखिए, ये डॉट के बाद ये एक स्पेस आती, फिर आई से पहले कोई स्पेस नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है? डॉट के बाद एक सिंगल स्पेस के बाद आई स्टार्ट होता, जो यहां पे लिख रहे हो सेम एज इट इज कॉपी होगा उधर जाकर। सर ये नेक्स्ट अगर आप कोटेशन में कोई गाली लिख देना वो भी आ जाएगी, तो वो भी लिखी जाएगी, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना कि लिखा क्या जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर आप उर्दू लैंग्वेज में भी कुछ मेंशन करते वो लिख देगा हो तो वो सेम एज इट इज वहां पे क्या होगा? लिखा हुआ। आपके बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर यू आर राइटिंग इन द कोटेशंस ऑफ प्रिंटफ, वो आगे की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। अच्छा आप जरा सुने, सर आई बी समझाएं सर, अगर आई बी लिखा आता सर तो उस पे आई बी स्लैश बी सर आई एन की मैं अभी बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब जरा ये देखिए, माई नेम इज, अब बताइए अहमद से पहले स्पेस है, यस सर, इसके बाद स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या? माई नेम इज अहमद सीधी लाइन में आ जाएगा। अगर यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पे मुझे एक बात ये मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर कोटेशन इधर लगाता, कोटेशन कहां लगाता है? इसको। और अहमद मिला हुआ, और अहमद जो है, यानी कि कोटेशन ऐसे होता है, यूं होता है अहमद की जगह। देखिए मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड देखिए, यहां पे जो स्पेस दी गई है इसके अंदर लिखा होता है स्लैश बी। क्या लिखा होता है? स्लैश बी का मतलब क्या होता है? बैक। कर्सर एक यूनिट बैक चला जाए। अब बताओ भाई, एस पे ब्लिंक पहले कर्सर यहां पे ब्लिंक कर रहा है, पहले एम लिखेगा, फिर कर्सर आगे जाएगा वाई लिखेगा, फिर कर्सर आगे जाएगा, स्पेस आएगी, कर्सर और आगे चला जाएगा स्पेस देके यहाँ पर, फिर यहाँ पे एन लिखेगा, फिर कर्सर आगे जाएगा ए, फिर कर्सर आगे एम, फिर कर्सर आगे ई, फिर कर्सर आगे, फिर स्पेस तो कर्सर आगे, फिर आई आएगा, फिर कर्सर आगे, फिर एस, और फिर कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया अगले उस पे। अब यहाँ पे आगे आ जाने के बाद इसको क्या मिलेगा? नेक्स्ट रीड करेगा इसे, नेक्स्ट क्या मिलेगा? स्लैश बी। स्लैश बी का मतलब क्या है? कर्सर मूव वन स्पेस बैक, कर्सर दोबारा से कहाँ आ जाएगा? एस पे आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा है? ए। स्पेस के देता तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से एस रिमूव हो जाएगा और एस की जगह क्या आ जाएगा? अहमद ए। फिर कर्सर आगे चला गया, फिर क्या है? एच, फिर एम, फिर ई और फिर डी, जो भी है वो आपने यहाँ तक लिख के इसको क्या कर दिया? ऐसा हो जाएगा सर वो रिमूव क्यों हुआ? वन कैरेक्टर ओवरराइट। जब आप उसकी जगह पे आ गए तो जो नई चीज आएगी उसके ऊपर वो ओवरराइट हो जाए। है मतलब इसके पीछे। हाँ कहिए। सर वो सर देखिए तो लिखा जाएगा ऊपर, तो जो उसका आउटपुट दिखा रहा है सर वो सेम लाइन में कैसे है? सेम लाइन में ऐसे है कि जो चीज आपको, ये चीज समझ में आ गई? सेम लाइन में यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए आपने लिखा तो प्रिंटफ ऊपर नीचे, प्रिंटफ ऊपर नीचे लिखने से लाइनें चेंज नहीं होती। हाँ सर, लाइनें कब चेंज होती है? जब आप स्लैश एन डालेंगे। सर आप अगर 10 दफा लिखते हैं, आप प्रिंटफ में माई लिखते, फिर प्रिंटफ में नेम लिखते,
फिर अगले प्रिंट एफ में इज लिखते और प्रिंट एफ में अहमद लिखते। 4 प्रिंट एफ होते, जब एग्जीक्यूट कराते तो ये एक ही लाइन में प्रिंट करता। क्यों? क्योंकि कर्सर की जो लोकेशन होती है वहां पे नंबर जो होता है वो प्रिंटिंग की तरफ जाता है। जागते रहे भाई हैं। अहमद से पहले /n लगाते हैं तो क्या होगा बताओ भाई? सर वो एक लाइन में चला जाएगा। अगली लाइन ये वाला अहमद जो है जो यहाँ पे आ रहा है ये यहाँ पे प्रिंट होगा। और अगर /r लिख दें आप अहमद की जगह तो कर्सर यहाँ पे था ना, करंट पे हो जाए, करंट लाइन यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग में, और फिर MY ये और ये इनकी जगह अहमद आ जाएगा, और फिर ME अहमद मी करके लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए देखें आपने क्या किया, पहली लाइन प्रिंट हो गई अहमद इज तक पहुंच गए आप। अहमद इज तक पहुंच गया और कर्सर अभी यहाँ पे पहुंच गया, ये भी प्रिंट कर दिया, अब यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या लिखा /r, तो /r का क्या है, कर्सर यहाँ से उठेगा और M पे आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ लाइन, सेम लाइन, नेक्स्ट लाइन नहीं, सेम लाइन। अब यहाँ से प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, A इसके ऊपर आ जाएगा, फिर H, फिर यहाँ पे या बीच में जो स्पेस थी इसमें आ जाएगा M, फिर N की जगह A आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा D, अहमद। प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह ये लिखा होगा AHMADME इज अहमद। तो समझ आए? आगे भी लिखा होगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुरानी चीज लिखी है वो लिखी रहेगी, लेकिन और राइट हो भाई ये बोर्ड है ना, इसके ऊपर अगर मैं सरफेस को हटा के कोई और चीज लिख दूं तो जो मैं ओवरराइट कर रहा हूं वो सिर्फ ओवरराइट होगी, बाकी चीजें सेम एज इट इज आएंगी। ठीक है भाई। /t टैब भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखें, पहले इसने लिखा नेम, यहां से लिखना शुरू किया नेम। अच्छा ये जो /t होता है ना, ये 8 स्पेसेस देता है फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है। अच्छा अगर वो बिगिनिंग से ही आपके पास 8 स्पेसेस दे रहा है तो देखो ये होगा कैसे, ये स्टार्टिंग है ना, इसको समझिएगा। 8 स्पेसेस का मतलब क्या हो गया, 8, अगला 8 क्या होगा 16, अगला 8 क्या होगा 24, फिर अगला 8 32 एंड ऑनवर्ड्स, ऐसा ही। अब जरा देखिए इसको समझिएगा, टैब काम क्या कर रहा होता है, 8 स्पेसेस इंसर्ट नहीं करता। देखें पहले N हुआ, फिर A, फिर M, और फिर E, और फिर ये 5 कॉलम, कितने लोकेशन कौन कितनी हो गई, 5 हो गई। अब अगर 5 के बाद /t आता है तो 5 का अगला क्या होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 के मल्टीपल में चलेगा ये। 5 का अगला 8वां कौन सा होगा, 8 होगा ना। 5 के बाद 8 का पहला मल्टीपल क्या आएगा, 8, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 8। तो इसका मतलब क्या है, कर्सर यहाँ पे जो आएगा वो किस पे आएगा, 6-7 कहां गए सर इसको भी जैसे और स्पेस में चले गए सर। अच्छा नहीं 8 के ऊपर स्टार्टिंग से 8 पे आएगा, यानी कि ये कितनी स्पेसेस देगा, 1 2 3। जहां पर है, अगर मैंने इस लिख के टैब दबाया होता तो इस 2 कैरेक्टर हो गए, 6 आगे बढ़ता। अगर मैं नेम लिख के टैब दबाता तो नेम 4 है, 4 आगे बढ़ता। तो बताओ चाहे मैं इस लिख के टैब दबाऊं या नेम लिख के टैब दबाऊं, एक ही पोजीशन पे ठहरेगा ना। ये मेरे लिए बेहतर होता है कि मैं इस तरह के ऑर्डर में चीजों को, देखो ये जो सारा लिखा है मैंने अली, अहमद और 1000, ये सारे अलाइंड है ना। जी सर। ये अलाइंड इसी वजह से टैब की वजह से। अब खुद सोचो, 1 मिनट सब्र करें। अब आप सोचें मैं हूं 35 नंबर पर, किस नंबर पे हूं मैं, यहां से लिखते 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 35 पे पहुंच गया हूं। तो अब ये बताइए 35 का नेक्स्ट अगर मैं टैब दबाता हूं 40 पे, यानी कि ये आगे कहां ठहरेगा, 40 के ऊपर। समझ रहे हैं /टैब, यानी कि जहां पे आप खड़े हैं उसकी अगली 8 की मल्टीपल लोकेशन क्या होगी ये आपको पता। उसमें से माइनस करो तो उतनी गैप आ रहे होंगे बस, यानी कि अगर मैं 32 करूं तो इसका मतलब 32 पे तो पहले से मौजूद हूं। अब मैं टैब दबाऊंगा तो 32 से 8 स्पेसेस आगे जाएगा 40 पे। अगर मैं 33 पर हूं और टैब दबाऊंगा तो भी 40 पे पहुंचेगा। 35 से टैब 40 पे कैसे, हमेशा मल्टीपल पे पहुंचता है। और 30 पे है सर, 30 पे हुआ तो 32 पे जाएगा। तो 2 का गैप। हाँ अच्छा सर समझ आ गया। टैब नहीं, 9 से आपने टैब दबाया तो 8 के बाद 9 आया ना, 8 का अगला मल्टीपल क्या होगा
तो इसका मतलब क्या, 9 से टैप करूंगा 16, 10 से टैप करूंगा 16, 11 से भी 16, 12 से भी 16, 13, 14, 15 से भी किस पे जाएगा 16, लेकिन 16 से टैप करूंगा तो फिर वो 24। समझ रहे हैं? अच्छा एक मिनट, पहले ये चीज देख लो, एक सेकंड मेरा बेटा, एक मिनट। अब आप ये देखिए ये कैसे प्रिंट होगा, पहले नेम आ जाएगा, नेम के बाद एक स्पेस आएगी, फिर टैब आएगा, तो ये 8th स्पेस पे आ जाओगे और अली प्रिंट कर दो। सर इसमें नो है ना, वो है प्रिंट हो गया अली। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अगली लाइन पे आ गए ना। फादर नेम। अब क्या आ जाएगा, एफ नेम, जो लिखा है वही प्रिंट होगा। तो देखो एफ नेम आ गया, कोटेशन, फिर /t किया, तो ये अगली लाइन के लिए टैब प्रेस होगा। तो किस पे आ जाएंगे आप, अब जो भी आएगा वो, और फिर मार्क्स क्या आ जाएंगे आपके पास जो भी है। तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट रिलेटिवली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होता है उसके बाद। अच्छा अब आप मुझे अगर ये बताइए कि अगर यहां पर मैंने /n नहीं दिया होता, सीधा प्रिंट होता है। देखे कैसे प्रिंट होता है, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं। बिल्कुल सीधा होता है सर। अब देखिए सीधा कैसे होता, देखिए NAME ये कॉलन और स्पेस, कितने वर्ड्स हो गए, अली के बाद एफ नेम आ जाता। कितने वर्ड हो गए 3 यार, गिनो ना यहाँ से गधे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितना आया, 6 के ऊपर हो ना। अगला टैब कहाँ ले जाएगा आपको, 8 पे, 6 से थे जंप करके कहाँ पहुंच गए 8 पे। जब 8 पे पहुंचे तो 8 पे क्या प्रिंट हो गया, अली। अब अली प्रिंट होने के बाद स्पेस आई 8 9 10 11, स्पेस आई 12, फिर एफ नेम 13 14 15 16 17 18 आ गया, फिर गैप नहीं है। फिर एक ये गैप आया 19 के बाद अगर टैप करेंगे तो 19 का अगला क्या होगा 24। तो इसका कर्सर किस पे जंप कर जाएगा 24 पे, और 24 पे क्या लिखा हुआ आएगा हम्माद। फिर हम्माद 24 का मतलब क्या हो गया, 24 25 26 27 28 29 30, हम्माद यही हुआ 30। और 30 के बाद क्या होगा 31 31, फिर 31 के बाद फिर मार्क्स लिखा आएगा 32 33 37 38 के बाद टी, 38 के बाद टी किस पे आएगा बताओ 40। तुम्हें समझ में आ रही है, इसके रिलेटिवली आगे जंप कर रहा हूं, यानी कि ये स्टेशंस हैं 8 के मल्टीपल पे जहां पे आप रुकेंगे। भाई आप एक गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं और स्टेशन आ जाता है आपका, जो स्टेशन जो स्टेशंस बने हुए होते हैं, अगर आप स्टेशन से बहुत क्लोज है तब भी उसी स्टेशन पहुंचेंगे, इस स्टेशन से दूर है तब भी वहीं पहुंचेंगे ना। तो ये एक तरीके से 8 के मल्टीपल पे स्टेशंस होते हैं, सही। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पास ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे होते हैं एक्सप्रेशन में, वो क्या पढ़ते हैं हम, ऑपरेटर्स। अब जरा देखें, इसको समझिएगा, ये ऑपरेटर्स हम कैसे स्टडी करते हैं। देखें ऑपरेटर्स किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब आप छोटे थे और आपको सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई गई, मैथ्स आपने पढ़ी थी, तो आप अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़ा करते थे। एडिशन 1 2 3 करने के बाद, काउंट करने के बाद आपको सबसे पहले ऑपरेटर्स पढ़ाए गए थे। आपको बताया गया था ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पर भी आप क्या चीज अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। लेकिन ऑपरेटर्स को पढ़ाने के लिए कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं, देखिए ऑपरेटर्स ऐसे आते हैं A + B, इसमें A और B वेरिएबल है, प्लस क्या चीज है ऑपरेटर, ठीक है, समझ रहे हैं। या फिर लिखा हुआ है x = y + z। अब यहां पर ऑपरेटर क्या क्या है, इक्वल टू भी ऑपरेटर है और प्लस भी ऑपरेटर। लेकिन ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं ये अलग अलग चीजें, ये वाली चीज जो है A + B, ये कहलाती है एक्सप्रेशन। क्या कहलाती है, और ये जो नीचे लिखा है इसमें इक्वल का साइन है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या है, एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे कि एक वेरिएबल वैल्यू रिटर्न करता है, आपको पता है ना, वेरिएबल वैल्यू कंटेन करता है। वेरिएबल A वेरिएबल है, इसमें वैल्यू 5 पड़ी हुई है, तो जब मैं वेरिएबल A लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल A वैल्यू 5 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। देखें इसके अंदर आपको याद हो, अगर देखें हम ऐसे लिखते थे printf, इसमें हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफाई। देखिए पहले क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रिंग पढ़ा। कंट्रोल स्ट्रिंग जब आपने देख लिया तो आपने फिर कंट्रोल स्ट्रिंग के साथ आपने एस्केप सीक्वेंसेस पढ़ी, ठीक है, और डिटेल में पढ़ ली। अब एस्केप सीक्वेंस पढ़ने के बाद जो तीसरी चीज हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फॉर्मेट स्पेसिफाई।
देखिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हम ऊपर मिस करके आए हैं। देखिए ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये तो स्कैनफ दिया हुआ ना। फॉर्मेशन क्या हाँ यार हाँ देखिए ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ में यूज क्यों करते हैं हम, क्या वजह बनती है। देखें ये प्रिंटफ लिखा है ना, प्रिंटफ के अंदर आप ये जानते हैं ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग कोटेशन है, यहां पे क्लोज हो रहा है, कंट्रोल स्ट्रिंग एंड हो रहा है, ठीक है। इस कंट्रोल स्ट्रिंग में माई ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, एज भी ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, कोई वेरिएबल नहीं है ये। इसके बाद इस भी ऐसे लिखा, ये जो आया ये स्विच कहलाता है। फिर से आ गया ये परसेंट जो है ये क्या कहलाता है, स्विच। जैसे बैकस्लैश स्विच था वैसे ये भी स्विच क्या कहलाएगा, स्विच कहलाएगा। अच्छा स्विच किस टाइप का है, चूंकि परसेंट लगाया है तो ये एक नए टाइप का, ये एस्केप सीक्वेंस का स्विच नहीं है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये स्विच आपको ये चीज रिप्रेजेंट करता है कि ये एक खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, जहां पे कोई वैल्यू क्या होगी, प्लेस होगी। कहीं बाहर से आके इस जगह पे क्या करी जाएगी, रखी जाएगी। नहीं समझे? वसंत देखिए यहां पे अगर मैं ये लिखूं ऐसे कि यहां पे देखिए मैंने लिखा स्लैश डी। स्लैश डी का मतलब क्या है कि ये वो पोजीशन है जहां पे एक इंटीजर वैल्यू क्या होगी, प्लेस। अगर इंटीजर वैल्यू प्लेस करनी हो तो क्या लिखता हूं, परसेंट डी, और अगर फ्लोट वैल्यू प्लेस करनी हो तो क्या लिखता हूं, परसेंट। तो समझ में आ रही बात। कंट्रोल के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको बताता है कि कहीं बाहर से एक वैल्यू आके वहां पे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। समझ में आती बात। अब देखिए वैल्यू बिठाते कैसे हैं, ये कैसे पता चलेगा मैं कौन सी वैल्यू का, ये देखो प्रोग्रामर हो ना आप, तो तुम अपनी मर्जी से लिखोगे। अब सपोज माई एज इज 10, तुम यहां लिखना चाहते थे क्या, 10 लिखना चाहते। अब देखो 10 लिखने का एक तरीका तो ये कि भाई मैं इसको डायरेक्टली यहां से काटूं और नहीं यहां पे डायरेक्ट 10 लिख दूं। तो जो चीज कोटेशन में लिखते हो जब तुम 10 लिख दोगे तो वो 10 भी लिखा हुआ आ जाएगा साथ साथ। मैं अगर इसकी जगह यहां पे 10 लिख दूं, ये देखो ना एज कितनी लिखी है, 35, मैं 10 नहीं यहां पे क्या लिख दूं, माई एज इज, इसको मैं यहां से हटाऊं और मैं इसकी जगह क्या लिख दिया, माई एज इज, यहां पे लिख दिया, ये परसेंट को हटा दिया मैंने, 35, और यहां पे क्या लिख लिया, 5.8। ये बताओ जब ये प्रिंट होगा तो ये चीज प्रिंट हो रही होगी इस तरह से, क्योंकि जो चीज कोटेशन में लिखी है, इस बताइए इस पूरी कोटेशन की लाइन में कहीं पे फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, कहीं पे एस्केप सीक्वेंस नहीं है, तो व्हाट एवर रिटन इनसाइड द कोटेशन दैट इज गोइंग। मैंने बताया था कि कोई अगर गलत चीज भी लिख देंगे वो भी प्रिंट हो जाएगी। कोई फंक्शन नहीं है सर, वो नहीं है स्पेसिफायर। समझ में आ रही बात। तो ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अब दूसरा तरीका देखते हैं, वो तरीका क्या है कि अगर मैं यहां पर परसेंट डी लिखूं और इसको यहां पे कंप्लीट करके कोटेशन क्लोज हो गई, और फिर यहां पे इस जगह एज नहीं लिखूं, इस जगह मैं लिखूं क्या चीज, एक न्यूमेरिक नंबर 35 लिख दूं। न्यूमेरिक डाटा है ना 35 क्या है आपको बताया था, न्यूमेरिक डाटा क्या होता है जिसमें पॉइंट्स हो और अल्फाबेट्स यूज ना हो रहा है, कोटेशन में ना हो, तो वो मैंने 35। अब ये बताइए कि जब मैं यहां पे परसेंट डी आपका कंपाइलर रीड करेगा तो जाके चेक करेगा कि कॉमा के बाद डाटा कोई ना कोई दिया होगा जो कि यहां पे क्या होगा, प्लेस हो। समझे जी सर। तो अब ये 35 यहां से उठेगा और कहां पे आ जाएगा, पहली लोकेशन पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे क्या लिखेगा, 35। ये 35 यहां लिखा नहीं है, ये कंट्रोल स्ट्रिंग के बाहर से आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो यहां पे तुमने 35 लिखा कांस्टेंट, ये यहां पे रिटर्न हुआ और कहां प्लेस हो गया, इस 35 पे लिखा, एंड आ गया। अब इसके बाद लिखा हुआ, तुम्हें समझ में आ रही बात। जी सर। फिर माई लिखा हुआ आया, फिर हाइट एंड एस भी लिखा हुआ गया, फिर दोबारा से परसेंट आया, तो कंपाइलर को फिर पता लग गया कि मैं क्या यूज कर रहा हूं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर डाटा कहां से आएगा, बाहर से आएगा। समझ रहे हैं, जैसे रोटियां बाहर से मंगानी होती है हमने खाने में। अब ये मुझे बताइए कि ये वाला परसेंट एफ का मतलब क्या है कि इस डाटा के बाद अब आपका कंपाइलर देखेगा कि इसके बाद आगे कुछ और तो नहीं लिखा हुआ,
यानी कि वो यहाँ पे तलाश करेगा कि यहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, एक फ्लोटिंग कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तुमने ऊपर दिया अब फ्लोटिंग कांस्टेंट सपोज यहाँ पे नहीं, ऊपर नहीं दिया हुआ, सपोज सर है अभी नहीं दिया हुआ ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझे। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट नंबर क्या लिख दिया 5.8। अब क्या होगा यहाँ से 5.8 एज अ फ्लोटिंग कांस्टेंट इस पोजीशन के ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो जब तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे तो इसका रिजल्ट भी देखिए 35 उधर प्लेस होगा, 5.8 इधर प्लेस होगा, और रिजल्ट क्या दे देगा आपको, ये दे देगा 35 एंड 5.8 के साथ आप जानते हैं कि 6 zeros आते हैं, ये इसकी फॉर्मेट होता है कि हमेशा 6 zeros। अब तुम देखो कि मैं अगर इसी चीज को चेंज करूं, देखिए समझिएगा बेटा, अगर मैं इसी चीज को चेंज करूं, और देखिए चेंज कैसे कर रहा हूं मैं चेंज ऐसे कर रहा हूं कि मैंने एक वेरिएबल लिया पहले, किस नाम का, हाइट नाम का, इसका टाइप क्या थी, फ्लोट, और इस वेरिएबल के अंदर यानी कि फ्लोट टाइप वेरिएबल जिसका नाम हाइट था, इस डब्बे में मैंने क्या डाल दिया 5.8, और इसका नाम क्या था हाइट, और दूसरे का नाम क्या था एज, और उस बॉक्स में क्या डाल दिया 35, दोनों डब्बों में डाल दिए। यहां पे अभी आप देखिए मैंने 35 और 5.8 खुद लिखे थे। अब यहां पे मैंने उन कांस्टेंट्स के बजाय यहां पे क्या चीज मेंशन कर दी है, वेरिएबल मेंशन कर दी है। तो वॉट एवर द वैल्यू, नाउ द रिटर्न वुड बी द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। नहीं समझे, इस एज के अंदर क्या पड़ा है 35 तो यहां पे रिटर्न एज नहीं होगा बल्कि क्या रिटर्न होगा 35। तो यहां पे क्या चीज प्लेस होगी 35 इसका भी आउटपुट क्या आएगा 35, और यहां से हाइट के अंदर क्या पड़ा है 5 तो ये भी रिटर्न होगा 5.8 और 5.8 प्रिंट होगा। है तो दोनों सेम चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही चीज आप वेरिएबल के थ्रू भी कर रहे हैं, आप कांस्टेंट के थ्रू भी कर रहे हैं। तो फिर वेरिएबल समझ में आया कि एक ऐसी प्लेस है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ और आप उसको रखते हैं। ये जानते क्या है, इससे पहले मैंने 5.8 और 35 डायरेक्ट लिख दिया था ना, यस सर। अभी मैंने वेरिएबल्स में लिख के किया। दोनों में जानते हैं फर्क क्या है, आपके घर में खाने के लिए कोई चीज आती है, सपोज पिज्जा लेके आया आप और आप जा रहे हैं पिज्जा खाना। अगर आपके घर की गैदरिंग है, सारे बहन भाई बैठे हुए, तो बताइए ज्यादा से ज्यादा तकलीफ ये की जाएगी कि एक ट्रे लाया जाएगा, उसका डब्बा खोल के उसी में खाना शुरू कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि प्लेट्स निकाली जाएं, ट्रे निकले, तमाम चीजें लवाजमात सेट किए जाए फिर खाएं, क्योंकि उस वक्त जरूरत नहीं होती। समझ में आती है बात। लेकिन बताइए आप जब उस वक्त खा रहे होते हैं बगैर प्लेट के भी डायरेक्ट, बगैर प्लेट के भी जब आप डायरेक्ट खा रहे होते हैं, तो उस खाने में भी आपका पेट भर जाता है, जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर प्लेट्स लाके खाएं तब भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्लेट्स लाके खाना ज्यादा बेहतर था। हमने उन कांस्टेंट को डायरेक्टली यहां रख के भी प्रिंट करा दिया, वही आंसर आया। हमने उन कांस्टेंट को प्लेटों में रख के प्रिंट करा दिया, तब भी वही आंसर आया। तुम्हें समझ में आती बात? जी सर। नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए भाई, अब बहुत अहम चीज मैं पूछ रहा हूं, मुझे जरा बताइएगा। मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया था, यहाँ पे वेरिएबल लिखा है ना, यस सर। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं इस एज की जगह मैं लिख लूं 4 + 7, तो 4 मतलब 4.2 पहले क्या होगा 4 और 7 पहले यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड हो जाएंगे। क्या आंसर आया? 11 अब रिटर्न क्या होगा, रिटर्न क्या होगा इस पर, 11 तो लिखा हुआ क्या आएगा, 11 पॉइंट नहीं समझे? आगे समझ। तो इसका मतलब क्या है कि एक कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, दो भी। बल हो गई, यस सर। और एक कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, और मल्टीपल कांस्टेंट के साथ उसको मैं मर्ज अप भी कर सकता हूं। समझ रहे हैं? बस यहीं तक रखिएगा। आ रहे हैं आप क्लास में। अच्छे तो नहीं है। एक ना पड़ेगा इंग्लिश होगा। अभी इंग्लिश है थोड़ा सा बातें करने की सॉरी, ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर। हुई भी सही है, एडिट नहीं है। बाकी याद कर